हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास एक न्यू टॉपिक है लियो-विलेज थ्योरम। क्लियर। सबसे पहले हम समझेंगे स्टेटमेंट ऑफ लियो-विलेज थ्योरम की, देन फिर उसके प्रूफ पर चलते हैं। गिवन अल्फा ए रियल अलजेब्रिक नंबर ऑफ डिग्री जो n है, ऑफ डिग्री n, पर n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। n की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं है, इसके अलावा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। क्लियर। देयर इज ए कांस्टेंट, यहाँ पर एक कांस्टेंट है c इक्वल टू सी ऑफ अल्फा सच दैट फॉर ऑल रैशनल नंबर्स p बाई q। इसका मतलब बेटा इसमें तीन तरीके की हमारे पास आती हैं। मैं एक बार बता देती हूँ। ए ये सीधा डंडा होता है, एक में हमारे पास इस तरीके से होता है जो कि अभी यूज है। क्लियर। और एक होता है इस तरीके से। ये तीन साइन आते हैं, तीनों साइन का बिल्कुल डिफरेंट है। ये दोनों एक हम इनमें कंफ्यूजन होती है, बट ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है कि इस तरीके से आएगा तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है बेटा अगर सीधा साइन है तो ये डिवाइड कर रहा है बी को, मींस बी बाय ए, कि ए डिवाइड कर रहा है बी को। ओके। इसका सिंपल जैसे ये है वैसे ही लिख दो। और यहाँ पे अगर ये वाला साइन आता इस तरीके से तो इसका मतलब है a माइनस बी, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब होता है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना अगर इस तरीके से साइन होता है। तो बेटा इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। अगर कहीं पे मेरे पास ये है तो इसका मतलब a बाय बी, जैसे मैंने अभी बोला p बाय क्यू। ठीक है। पर अगर ऐसे साइन है तो इसका मतलब ये डिवाइड कर रहा है इसको। ये हम जैसा कि ग्रेजुएशन में कॉन्करेंसी वाला पोर्शन होता है ना, वहां पे करते हैं कि a डिवाइड कर रहा है b को, तो हम इसी तरीके की फॉर्म में लिखते हैं वहां पे। क्लियर बेटा। अब देखो, फॉर ऑल रैशनल नंबर p बाई क्यू, और यहाँ पे जो रैशनल नंबर हमने लिए हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, वहां पे p और q की दोनों की जीसीडी 1 होनी चाहिए एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस कभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, अनडिफाइंड फॉर्म। तो यहाँ पे हम तो एक थ्योरम कर रहे हैं तो उसमें वो अनडिफाइंड फॉर्म तो देगा नहीं। तो सिंपल सी चीज है, तो 0 ये यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, या हम ये बोलते हैं नॉट इक्वल टू 0, 0 कभी नहीं होगी। क्लियर। तो ये सब चीजें होने के बाद यहाँ पे द इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड्स करनी चाहिए। यही हमारे पास लियो-विलेज थ्योरम है। क्या? कि अल्फा कोई अलजेब्रिक रियल अलजेब्रिक नंबर होगा जिसकी डिग्री हमारे पास 1 नहीं होगी, तो वहां पे कांस्टेंट आएगा सी ऑफ अल्फा। तो वो किस तरीके से आएगा? सच डेट, जैसे कि फॉर ऑल रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर होगा हमारे पास, यहाँ पे रैशनल नंबर होंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां दोनों की जीसीडी 1 होगी और यहाँ पे क्यू जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमारे पास ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी। तो यहाँ से हमारे पास ये दो चीजें मेन रखनी है कि लियो-विलेज थ्योरम के लिए जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास एक अलजेब्रिक नंबर होना चाहिए, दूसरे हमारे पास वहां पे रैशनल नंबर्स होने चाहिए पी बाई क्यू की फॉर्म में, और दोनों की जीसीडी 1 होनी चाहिए, और जो डिनोमिनेटर में क्यू है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो इनका जो अलजेब्रिक नंबर है, जो हमारे पास रैशनल नंबर है, यहाँ पे इनका जो मोड होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सी ऑफ अल्फा अपॉन क्यू की पावर n। अब यहाँ पे क्या है? सी ऑफ अल्फा जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, देन यहाँ पे जो रैशनल नंबर आएगा उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसकी पावर n, तो ये होल्ड्स होनी चाहिए। तो ये कंडीशन होल्ड करानी है हमें इस थ्योरम में। क्लियर। तो लियो-विलेज थ्योरम के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होनी चाहिए। एक जो हमारे पास अल्फा है रियल अलजेब्रिक नंबर होना चाहिए जिसकी डिग्री n है पर 1 नहीं होगी। ठीक है। वहां पे कांस्टेंट होना चाहिए सी ऑफ अल्फा, वहां पे रैशनल नंबर होने चाहिए पी बाई क्यू की फॉर्म वाले, जहां पे पी और क्यू की जीसीडी 1 होनी चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 या क्यू की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। क्लियर बेटा। इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी करेंगे। अब इस
जो ये थ्योरम है, जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि अल्फा क्या है, अलजेब्रिक नंबर है। अलजेब्रिक नंबर है तो हमने अभी इससे पहले जो हमारे पास ये वाली थ्योरम थी कि अगर मेरे पास कोई भी अलजेब्रिक नंबर होता है तो हमारे पास वहां पे क्यू जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स होता है ओवर क्यू, तो यहाँ से जो पॉलिनोमियल्स आती हैं हमारे पास, एक मिनिमल पॉलिनोमियल मीन्स यूनिक होगी, मोनिक होगी, इरेड्यूसिबल होगी, स्मॉलेस्ट डिग्री की होगी और पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। तो इनका मतलब पूरे का पूरा हमारे पास क्या आएगा कि अगर अल्फा मेरे पास अलजेब्रिक नंबर है तो वहां पे एक मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी। कहाँ से, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर क्यू, ठीक है, एफ एक्स। किस तरीके से कि अल्फा इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो मैंने यहाँ से मान लिया कि जो एफ ऑफ एक्स है वो मेरे पास ये पॉलिनोमियल होगी, कहाँ से आ रही, यहाँ से। क्लियर बेटा। बट जब मिनिमल पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे थे तो वहां पे उसमें मोनिक भी था ना लास्ट में, कि मोनिक होना चाहिए। तो मोनिक के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर बेटा यहाँ तक, आई होप अच्छे समझ आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। हमें पता है कि अल्फा मेरे पास क्या है, अलजेब्रिक नंबर है, पर उसकी डिग्री क्या है, 1 नहीं है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है, 1 नहीं है। तो इसका मतलब अल्फा मेरे पास किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से ये चीज निकल के आती है कि एफ ऑफ एक्स की डिग्री भी मेरे पास क्या होगी, या तो 2 होगी, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, या तो 2 होगी या 2 से ग्रेटर होगी। क्यों, अगर बाय चांस इसकी डिग्री 1 होती है और अल्फा की डिग्री 1 है नहीं, ये इससे बड़ी होगी, मतलब 2 हुई, तो अल्फा एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी मेरे पास अलजेब्रिक नंबर आ गया और वो अपने से जो उसकी डिग्री है उससे छोटी डिग्री वाले पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसकी डिग्री मेरे पास नॉट इक्वल टू 1 है तो यहाँ से ये निकल के आया कि अल्फा जिस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करा उसकी डिग्री 2 या 2 से बड़ी होगी। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे हमने ये भी चीज माना हुआ है कि पी वाई क्यू हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा जहां दोनों की जीसीडी क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, क्यू जो डिनोमिनेटर में होगा वो ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू 0 आ गया तो अनडिटरमाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, तो ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे बेटा ये पोर्शन लिया है, अब इसको आप माइंड में कैसे सेट करोगे कि ये किस तरीके से लेना है। मेरे को जो इनइक्वालिटी वाला पोर्शन है मेरे को वहां पे प्रूफ करना है दिस। तो इसी के हेल्प से मेरे पास अभी एफ ऑफ एक्स है, तो मैं यहाँ पे अभी पहले प्रूफ करूंगी एफ ऑफ अल्फा माइनस के एफ पी वाई क्यू, ये प्रूफ करूंगी। ठीक है बेटा, तो इससे ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, अब देखो ये ले लिया मैंने। अब एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया दिस। अब माइनस मोड जो साइन यहाँ पे देखो माइनस के एफ ऑफ पी वाई क्यू आएगा तो माइनस आएगा तो मोड में वो प्लस बन जाएगा। अब मोड तो एज इट इज रहेगा। एफ एफ पी वाई क्यू की ये वैल्यू कैसे रखी वो देखते हैं। हमने एफ ऑफ एक्स को क्या माना है बेटा, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 सो ऑन ए नॉट। बेटा यहाँ पे ये आएगा n माइनस 1, ठीक है, और यही हमने मानी हुई है। एक मिनट, ओके। अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना है x की जगह, मुझे यहाँ पे पी वाई क्यू दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे मैंने पी वाई क्यू रख दिया। क्लियर बेटा, यही चीज, और इसकी जो ये वैल्यू है यहाँ पे उठा के रख दी, यही काम किया। अब बेटा देखो हमें एक रिजल्ट पता है जो छोटी क्लासेस में हम करते हैं कि अगर ये पूरे की ये की n है तो यहाँ पे a की पावर n अपॉन b की पावर n इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे मैंने किया है, p की पावर n अपॉन q की पावर n। ठीक है बेटा, p की पावर n माइनस 1 अपॉन q की पावर n माइनस 1 दिस। अब देखो यहाँ पे
अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे q की पावर n है, q की पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा, q की पावर n। ओके बेटा, जो बड़ा और सबसे पावर में बड़ा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे तो q की पावर n, जो n है वो ग्रेटर है ना n में, तो q की पावर n इसका एलसीएम हो गया। जैसे एलसीएम हुआ तो यहाँ पे आ गया मेरे पास a n p की पावर n, यहाँ पे ये चीज है, पर यहाँ पे q की पावर n माइनस 1 है, अपॉन में q की पावर n माइनस 1 है। तो मैं हमेशा जब भी एलसीएम लेती हूँ तो मैं सिर्फ एक कंसेप्ट रखती हूँ, अलग अलग कंसेप्ट नहीं रखती हूँ। जो भी यहाँ पे होता है इससे मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। अब डिवाइड जैसे मैं करूंगी, बेस सेम और डिवीजन का है, बेस सेम और डिवीजन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी मेरे पास, माइनस हो जाएंगी। डिवीजन का होता है ना, यहाँ पे डिवीजन, ये देखो बेस सेम है दोनों का, पावर डिफरेंट है, और यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो बेस सेम एज इट इज, और जो पावर है उसमें से इसको माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस प्लस, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया q। जो आता है यहाँ पे उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं हमेशा यही मतलब जो लॉजिक है यही करके चलती हूँ कि जो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम आता है, मैं जो एलसीएम ले रही हूँ इसको इससे जो यहाँ पे होते हैं इनसे डिवाइड करके देखती हूँ, जो भी डिवाइड करके आएगा वो मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 है, 1 से मैं डिवाइड करूँ q की पावर n को, एलसीएम को डिवाइड करना, 1 से डिवाइड किया मैंने q की पावर n को, तो q की पावर n हुआ, q की पावर n से डिवाइड। ठीक है, तो यही लॉजिक आप भी अपना सकते हो। ठीक है बेटा, अब ये मेरे पास यहाँ तक हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बेटा क्या है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। अब मेरा मेन टारगेट जो यहाँ से बनेगा वो ये बनेगा कि जो ऊपर वाले टर्म है इसको मैं दिखा दूं कि दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसको दिखाऊंगी तो मेरे पास कुछ इस तरीके का जो मेरे रिजल्ट से मिलता जुलता कुछ आ जाएगा, यही है ना, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय q की पावर n, कुछ मिलता जुलता मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को इसको दिखाना है, वी हैव टू शो दैट दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके बेटा, मैं मान लेती हूँ कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, ये इक्वल टू 0 है। अगर इसमें मैं कंट्राडिक्शन दिखा दूं तो ये मेरे पास यहाँ से ये चीज आ जाएगा कि इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि 0 तो अब आएगी नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 है। अब ये एज इट इज रखा, देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास इन वाले फैक्टर में से q कॉमन आ रहा है, जैसे q कॉमन लिया तो ये चीज एज इट इज प्लस, यहाँ पे q की पावर n है तो एक बाहर ले लिए तो q की पावर n माइनस 1 बच गई इक्वल टू 0। अब ये पूरा पोर्शन उठा के मैं इधर लाई, यहाँ पे प्लस में था, इधर आके क्या आ जाएगा, ये माइनस में। अब देखो जैसे कि मेरे पास 6 होता है, 6 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 और 3। ओके, 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख लेते। तो अब क्या है, या तो 2 डिवाइड करेगा 6 को और या 3 डिवाइड करे 6, मतलब इसी तरीके से होता है, पर यहाँ पे दोनों करते हैं, जो फैक्टर हैं, जो यहाँ पे फैक्टर आते हैं वो डिवाइड करते हैं। क्लियर बेटा? तो वही चीज यहाँ पे हमने किया है कि इस वाले टर्म के ये 2 फैक्टर आ गए, एक ये और एक पूरा ये। तो हमें यहाँ पे हमने जब फैक्टर आए हैं तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो सिमिलरली अगर ये दोनों इस पूरे उसके फैक्टर हैं तो ये डिवाइड करेगा इसको। क्लियर बेटा? अब ये वाला जो मैंने अभी आपको साइन बताया था ना बेटा, सीधा a डिवाइड कर रहा b को, वो यही है कि q डिवाइड कर रहा इसको। ओके, तो q डिवाइड कर रहा इस पूरे पोर्शन को, इस पूरी प्रोडक्ट को, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा बेटा कि अगर मेरे पास q डिवाइड कर रहा a n p की पावर n को, इस पूरी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा, तो इसका मतलब या तो q इसको डिवाइड कर रहा होगा या इसको, तभी तो इन दोनों की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। बट q p को डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि q और p और q की जीसीडी मेरे पास क्या है, 1 है। अगर p q की जीसीडी 1 है तो p की पावर n और q की भी जीसीडी क्या होगी बेटा, 1 होगी। और जब जीसीडी 1 होती है तो ये मतलब ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। कैसे?
देखो 3 5 की जीसीडी 1 है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो। 7 9 की जीसीडी 1 है। क्या 3 5 को डिवाइड कर सकता? नो। 7 9 को डिवाइड कर सकता? नो। बट अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, या 3 6 को डिवाइड कर रहा है, या 3 9 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या इनकी जीसीडी 1 आएगी? नहीं आएगी। यहाँ पे मेरे पास 2 आएगी, यहाँ पे मेरे पास 3 आएगी, यहाँ पे भी 3 आएगी, क्योंकि दोनों का जीसीडी क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दोनों की जीसीडी क्या है? 3 है, यहाँ पे 3 है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर क्या है? तो 2 है। यहाँ पे इन दोनों का कॉमन डिवाइजर 3 है, यहाँ पे 9, तो 1 नहीं आएगा। तो इन केस अगर जीसीडी 1 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। तो मतलब क्यू पी की पावर एन को डिवाइड नहीं करा, पर इसकी प्रोडक्ट को डिवाइड करा, तो इसका मतलब क्यू डिवाइड कर रहा होगा ए एन को। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, रीजन साथ में लिखा हुआ है। पर विच इज ए कंट्राडिक्शन बिकॉज ए एन की वैल्यू 1 है। यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों? क्यू डिवाइड कर रहा है ए एन को, बट मैंने शुरू में ही माना था कि ए एन की वैल्यू 1 है, तो ए एन की वैल्यू मेरे पास 1 है। अब देखो 1 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 ही। क्यू की वैल्यू 1 होनी चाहिए, पर ये तो फिक्स नहीं है ना बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 1 तो ये तो कंट्राडिक्ट कर गया बेटा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आया है कि ए एन की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 को सिर्फ कौन डिवाइड कर सकता है? 1 ही डिवाइड कर सकता है। और क्यू की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो यहां से ये चीज मेरे पास क्या आ गया? कंट्राडिक्ट कर गया बेटा। ओके, यहां से क्लियर बेटा? अब देखो, जैसे ही मैंने जो सपोजिशन की थी कि इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, ये लेके मैं चली, तो मेरे पास यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई कि क्यू डिवाइड कर रहा है ए एन को, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि ए एन की वैल्यू मेरे पास 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम ये वाली इसकी वैल्यू अगर 0 नहीं है, तो इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी। अब यही वैल्यू मैं पुट करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी है बेटा 1/q की पावर n। इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। ओके, अब देखो इसके बाद बेटा आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। यहाँ पे यहाँ के बाद आप ये वाली लाइन लिखोगे, वी में सपोज। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ तक एक टारगेट आ गया, कुछ मिलता जुलता आ गया, ठीक है, बट हमें प्रूफ तो इस तरीके का कुछ करना है। तो मैं सपोज कर लेती हूँ, या तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, अदरवाइज गेट 1 हो या 1 से ग्रेटर हो। यही तो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर मेरे पास ये वाली टर्म आई है, या तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, या 1 होगी, या 1 से ग्रेटर होगी। तो अब देखो, अगर मैं इस केस की बात करूं, तो इस केस के लिए तो रिजल्ट मेरे पास होल्ड हो गया, जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड होगी। कैसे? दिस, अब 1 ग्रेटर होगा इस वाले टर्म से, तो यहां से ये चीज आ गई। अब देखो, अब मैं कंपैरिजन, मेरे पास रिजल्ट ये है, जो इनइक्वालिटी है वो ये है। अगर सी ऑफ अल्फा की जगह मैं 1 पुट कर दूं, तो मेरे पास यही रिजल्ट आ जाएगा बेटा। तो इस केस में, ये वाला जो केस है, इस केस में तो मेरे पास रिजल्ट होल्ड कर गया। बट मैं इस केस की भी तो बात करूंगी, इस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे ये वाला केस तो मेरे पास हो गया, इस पूरे को यहाँ तक लिख लेना बेटा। क्लियर? अब जब हम इस केस की बात करेंगे, इस वाली लाइन के बाद आप लिखोगे यहाँ से, ये वाला मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कैसे लिखना है। एवरी पॉलिनोमियल, जो जितनी भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स होती हैं वो क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होती है या डिफरेंशिएबल होती है एट ए एवरी पॉइंट। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है कि जितनी भी हमारे पास पॉलिनोमियल होती है वो कॉन्टिन्यूस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है एट एवरी पॉइंट। तो अगर हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें, तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास जैसे f की बात करें, तो वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए,
वो कॉन्टिन्यूस होना है, क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो उस तरीके से फिर हमारे पास यहाँ पे कोई जेड या सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, तब हमारे पास ये मीन वैल्यू थ्योरम होती है एफ डैश सी बराबर एफ बी। एक बार बता देती हूँ बेटा, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस के एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम का आता है, जहां पे ये सी जो है वो लाइज करता है बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में लाई करता है। क्लियर बेटा, ये चीज है। तो हमने मीन वैल्यू थ्योरम का ही रिजल्ट यूज किया है, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सारी कंडीशन यहाँ पे प्रूफ होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स में लेके चल रही हूँ ये एक पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल मेरे पास क्या होती है, कॉन्टिन्यूस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है एट एवरी पॉइंट पर। ठीक है, तो रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई जेड आएगा किस तरीके से कि एफ डैश जेड, यहाँ पे सी की जगह जेड आ गया, फिर बी की जगह अल्फा है, ए की जगह मेरे पास पी बाई क्यू है। तो एफ ऑफ अल्फा माइनस के एफ पी बाई क्यू, अल्फा माइनस के पी बाई क्यू। इस रिजल्ट से इसको कंपैरिजन करो। देखो सी की जगह जेड, बी की जगह अल्फा, और यहाँ पे ए की जगह पी बाई क्यू, और दिस माइनस दिस। क्लियर? फिर सिमिलरली जो जेड होगा, जैसे यहाँ पे सी ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, तो सिमिलरली जेड क्या लाई करेगा, अल्फा और पी बाई क्यू के बीच में। तो वही मैंने लिखा हुआ कि जेड बिलोंग कर रहा है आर से, और ये क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे लाई कर रहा है बिटवीन अल्फा एंड पी बाई क्यू। क्लियर बेटा? फिर आपके नोट्स में बेटा ये चीज तो आपको समझ आ गई, फिर ये वाले टर्म्स लिखी हुई है, ये कैसे आई वो बताऊंगी। अब देखो मेरे पास जेड अल्फा और पी बाई क्यू के बीच में है, कहीं भी लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ से अगर जेड माइनस अल्फा निकालू, जेड माइनस अल्फा, तो ये इस वाले से पी बाई क्यू माइनस अल्फा से छोटा होगा या उसके इक्वल आएगा। क्लियर बेटा? समझ आई बात? मैंने ये इसके बीच में लाई कर रहा है, तो अगर मैं ये वाली जेड माइनस अल्फा, तो ये जेड में से अल्फा करूंगी, तो ये हमेशा इसमें इस वाली इसमें से ये माइनस करूंगी तो इससे छोटा ही आएगा ना। डायग्राम से समझो बेटा। क्लियर? और ये मैं क्या किस केस में लेके चल रही हूँ कि जब ये लेस देन 1 हो, तो यहाँ से ये लेस देन 1 आ गया, तो इसका मतलब दिस लेस देन 1 आ गया। और मोड हमेशा मेरे पास क्या होता है, 0 मतलब पॉजिटिव होता है, बोलते हैं ना, तो 0 से ग्रेटर होगा। क्लियर बेटा? यहाँ से ये मेरे पास टारगेट बन गया। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, किस तरीके से आई वो बेटा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बेटा? नाउ अब इस आगे चलते हैं। अब देखो यहां से अगर मैं लूं ये एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ पी, ये यहाँ पे अपॉन में है, डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे की हुई है बेटा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी बेटा कि हमने ये सारा प्रोसीजर क्यों किया, ये चीज क्यों निकाली, क्योंकि जब हम आगे इनको यूज करेंगे तो मुझे इसकी नीड थी, तो वो चीज मैंने यहाँ पे पहले ही निकाली कि एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ पी बाई क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या किया, जो एफ डैश जेड, ठीक है, इसका मॉड का जो मैक्सिमम होगा वो मैंने मान लिया यहाँ पे एम, कैपिटल एम। ठीक है, ये लेट करेंगे। और जहां पे मेरे पास ये वाली कंडीशन है जो कि मैंने अभी आपको बताई है किस तरीके से आई, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज मैंने ये वाली चीज कैपिटल एम मान ली। अब देखो यहाँ पे बेटा मेरे पास यहाँ से ये वाली वैल्यू 1 बाय क्यू की पावर एन से ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, तो 1 बाय क्यू की पावर एन से ये वाली टर्म वहां से आ गई। ठीक है, और देखो इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है, तो मैंने ये रख दी मोड के अंदर। ओके, अब मोड में मल्टीप्लाई वाला जो चीज होती है, इसका अलग मोड, इसका अलग मोड, हो गया बेटा। अब ये कैसे आया, देखो ये एफ डैश ये वाला जो मोड है, इनका मैक्सिमम क्या है, एम है, तो मैक्सिमम एम है, तो ये इस वाले टर्म से बड़ा होगा ना। तो वही चीज है कि
कि ये जो मेरे पास टर्म आ रही है इसका मैक्सिमम m है, तो ये m से बड़ा, m बड़ा होगा ना इससे बेटा, तो m की साइड बड़े का साइन लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया। ये चीज मेरे पास एज इट इज। ये क्लियर हुई बेटा? ध्यान से समझो, ये अलग अलग होगी मोड में क्योंकि मल्टीप्लाई वाला साइन है यहाँ पे। देन इस पूरे का मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम m लिया, तो मैक्सिमम तो बड़ा होता है, मतलब m जो है इससे बड़ा होगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्योंकि m की वैल्यू इससे बड़ी है। आगे समझ बेटा? ये यहां से लेके चली, मैंने यहाँ पे लाके कर दिया, तो दिस लेस देन इक्वल टू दिस हो गया बेटा। अब ये वाली चीज मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ये इसकी साइड है ये ऐसे 1/q की पावर n। ओके, ये m जो है इधर जाएगा, तो वैसे तो ये यहाँ पे आना चाहिए इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, इसको रीअरेंज करके लिखा, ऐसे भी हम दोनों बात एक ही है। ठीक है, इतना हो गया बेटा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को तो सी ऑफ अल्फा लाना था, कोई कांस्टेंट लाना था, तो कांस्टेंट लाने के लिए मैंने क्या किया, जो 1/m है और 1, इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो सी ऑफ अल्फा मैंने यहाँ पे मान लिया। क्लियर? अब देखो मैक्सिमम बड़ा होता है, मिनिमम छोटा होता है। अब इन दोनों का, इनके जो है मिनिमम ये है, तो मिनिमम तो छोटा होता है ना, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा, तो ये चीज है, तो 1/m मेरे पास सी ऑफ अल्फा से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि सी ऑफ अल्फा मिनिमम है। दो टर्म्स है हमारे पास, ये वाली दो, इनका मिनिमम सी ऑफ अल्फा है। अगर मिनिमम सी ऑफ अल्फा है बेटा, तो ये वाले टर्म अपने मिनिमम से तो बड़ा ही होगा ना, तो यही चीज लिखी हुई है कि ये मेरे पास क्या है, दिस, और ये मिनिमम है, तो ये इससे बड़ी होगी। क्लियर? अब इसको एक साथ लिया और यही हमारे पास रिजल्ट था, और यहाँ पे लिख दिया कि सी ऑफ अल्फा मेरे पास क्या है। क्लियर बेटा? यही हमें प्रूफ करना था। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर हम मेन चीज क्या है, लियोविलेज थ्योरम के लिए हमें सिर्फ 3 कंडीशन चाहिए। अलजेब्रिक नंबर होना चाहिए, ठीक है, वहां पे कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा वहां पे हमारे पास रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर हमारे पास अलजेब्रिक नंबर है, रैशनल नंबर है, कांस्टेंट है वहां पे, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। क्लियर बेटा? आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से और डीपली समझाया। बेटा इस वाली लाइन के बाद आप लिखोगे यहाँ से, ये वाला मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कैसे लिखना है। एवरी पॉलिनोमियल, जो जितनी भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स होती हैं वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है या डिफरेंशिएबल होती है एट ए एवरी पॉइंट। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है कि जितनी भी हमारे पास पॉलिनोमियल होती है वो कॉन्टिन्यूस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है एट एवरी पॉइंट। तो अगर हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें, तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास जैसे f की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस होना है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो उस तरीके से फिर हमारे पास यहाँ पे कोई z या c एग्जिस्ट करेगा a और b के बीच में, तब हमारे पास ये मीन वैल्यू थ्योरम होती है f डैश c बराबर एफ बी। एक बार बता देती हूँ बेटा, f डैश c बराबर f ऑफ b माइनस के f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम का आता है, जहाँ पे ये c जो है वो लाइज करता है बिटवीन a एंड b, दोनों के बीच में लाई करता है। क्लियर बेटा? ये चीज है। तो हमने मीन वैल्यू थ्योरम का ही रिजल्ट यूज किया है, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सारी कंडीशन यहाँ पे प्रूफ होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स में लेके चल रही हूँ ये एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल मेरे पास क्या होती है, कॉन्टिन्यूस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है एट एवरी पॉइंट पर। ठीक है, तो रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई जेड आएगा, किस तरीके से कि एफ डैश जेड, यहाँ पे सी की जगह जेड आ गया, फिर बी की जगह अल्फा है, ए की जगह मेरे पास पी बाई क्यू है, तो एफ ऑफ अल्फा माइनस के एफ पी बाई क्यू, अल्फा माइनस के पी बाई क्यू। इस रिजल्ट से इसको कंपैरिजन करो, देखो सी की जगह जेड
बी की जगह अल्फा और यहाँ पे ए की जगह पी वाई क्यू और दिस माइनस दिस। क्लियर। फिर सिमिलरली जो जेड होगा, जैसे यहाँ पे सी ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, तो सिमिलरली जेड क्या लाई करेगा, अल्फा और पी वाई क्यू के बीच में। तो वही मैंने लिखा हुआ कि जेड बिलोंग कर रहा है आर से, और ये क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे लाई कर रहा है बिटवीन अल्फा एंड पी वाई क्यू। क्लियर बेटा। फिर आपके नोट्स में बेटा ये चीज तो आपको समझ आ गई, फिर ये वाले टर्म्स लिखी हुई है, ये कैसे आई वो बताऊंगी। अब देखो मेरे पास जेड अल्फा और पी वाई क्यू के बीच में है, कहीं भी लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ से अगर जेड माइनस अल्फा निकालू, जेड माइनस अल्फा, तो ये इस वाले से पी बाई क्यू माइनस अल्फा से छोटा होगा या उसके इक्वल आएगा। क्लियर बेटा, समझ आई बात। मैंने ये इसके बीच में लाई कर रहा है, तो अगर मैं ये वाली जेड माइनस अल्फा, तो ये जेड में से अल्फा करूंगी तो ये हमेशा इसमें इस वाली इसमें से ये माइनस करूंगी तो इससे छोटा ही आएगा ना, डायग्राम से समझो बेटा। क्लियर। और ये मैं क्या किस केस में लेके चल रही हूँ कि जब ये लेस देन 1 हो, तो यहाँ से ये लेस देन 1 आ गया, तो इसका मतलब दिस लेस देन 1 आ गया। और मोड हमेशा मेरे पास क्या होता है, 0 में पॉजिटिव होता है, बोलते हैं ना, तो 0 से ग्रेटर होगा। क्लियर बेटा। यहाँ से ये मेरे पास टारगेट बन गया। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, किस तरीके से आई वो बेटा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बेटा। नाउ अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां से अगर मैं लूं ये एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ पी, ये यहाँ पे अपोन में है, डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे की हुई है बेटा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी बेटा कि हमने ये सारा प्रोसीजर क्यों किया, ये चीज क्यों निकाली, क्योंकि जब हम आगे इनको यूज करेंगे तो मुझे इसकी नीड थी, तो वो चीज मैंने यहाँ पे पहले ही निकाली कि एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ पी बाई क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या किया, जो एफ डैश जेड, ठीक है, इसका मॉड का जो मैक्सिमम होगा वो मैंने मान लिया यहाँ पे एम, कैपिटल एम। ठीक है, ये लेट करेंगे। और जहां पे मेरे पास ये वाली कंडीशन है जो कि मैंने अभी आपको बताई है किस तरीके से आई, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज मैंने ये वाली चीज कैपिटल एम मान ली। अब देखो यहाँ पे बेटा मेरे पास यहाँ से ये वाली वैल्यू 1 बाय क्यू की पावर एन से ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, तो 1 बाय क्यू की पावर एन से ये वाली टर्म वहां से आ गई। ठीक है, और देखो इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है, तो मैंने ये रख दी मोड के अंदर। ओके, अब मोड में मल्टीप्लाई वाला जो चीज होती है, इसका अलग मोड, इसका अलग मोड, हो गया बेटा। अब ये कैसे आया, देखो ये एफ डैश ये वाला जो मोड है, इनका मैक्सिमम क्या है, एम है, तो मैक्सिमम एम है, तो ये इस वाले टर्म से बड़ा होगा ना, तो वही चीज है कि ये जो मेरे पास टर्म आ रही है इसका मैक्सिमम एम है, तो ये एम से बड़ा, एम बड़ा होगा ना इससे बेटा, तो एम की साइड बड़े का साइन लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया, ये चीज मेरे पास एज इट इज। ये क्लियर हुई बेटा, ध्यान से समझो, ये अलग अलग होगी मोड में क्योंकि मल्टीप्लाई वाला साइन है यहाँ पे। देन इस पूरे का मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम एम लिया, तो मैक्सिमम तो बड़ा होता है, मतलब एम जो है इससे बड़ा होगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू एम, क्योंकि एम की वैल्यू इससे बड़ी है। आगे समझ बेटा, ये यहाँ से लेके चली, मैंने यहाँ पे लाके कर दिया, तो दिस लेस देन इक्वल टू दिस, हो गया बेटा। अब ये वाली चीज मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ये इसकी साइड है ये ऐसे 1 बाय क्यू की पावर एन। ओके, ये m जो है इधर जाएगा, तो वैसे तो ये यहाँ पे आना चाहिए इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, इसको रीअरेंज करके लिखा, ऐसे भी हम दोनों बात एक ही है। ठीक है, इतना हो गया बेटा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को तो सी ऑफ अल्फा लाना था, कोई कांस्टेंट लाना था, तो कांस्टेंट लाने के लिए मैंने क्या किया, जो 1 बाय एम है और 1, इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो सी ऑफ अल्फा मैंने यहाँ पे मान लिया।
क्लियर। अब देखो मैक्सिमम बड़ा होता है, मिनिमम छोटा होता है। अब इन दोनों का इनके जो है मिनिमम ये है, तो मिनिमम तो छोटा होता है ना, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। तो ये चीज है, तो 1/m मेरे पास सी ऑफ अल्फा से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि सी ऑफ अल्फा मिनिमम है। दो टर्म्स है हमारे पास, ये वाली दो, इनका मिनिमम सी ऑफ अल्फा है। अगर मिनिमम सी ऑफ अल्फा है बेटा, तो ये वाले टर्म अपने मिनिमम से तो बड़ा ही होगा ना। तो यही चीज लिखी हुई है कि ये मेरे पास क्या है, दिस, और ये मिनिमम है, तो ये इससे बड़ी होगी। क्लियर। अब इसको एक साथ लिया और यही हमारे पास रिजल्ट था, और यहाँ पे लिख दिया कि सी ऑफ अल्फा मेरे पास क्या है। क्लियर बेटा, यही हमें प्रूफ करना था। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर हम मेन चीज क्या है, लियोविलेज थ्योरम के लिए हमें सिर्फ 3 कंडीशन चाहिए। अलजेब्रिक नंबर होना चाहिए, ठीक है, वहां पे कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, वहां पे हमारे पास रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर हमारे पास अलजेब्रिक नंबर है, रैशनल नंबर है, कांस्टेंट है वहां पे, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। क्लियर बेटा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। हर एक कंसेप्ट को अच्छे से और डीपली समझाया गया है। अगर बेटा आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी बहुत ज़्यादा नीड है। थैंक यू सो मच।